Hello friends, welcome in Heal Psycho Lab. Today I am going to start June 2013 paper 3 का third part. So let's start it. क्वेश्चन नंबर 51. यहाँ पे दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. इनको मैच करना है, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है. तो लेट्स सी दैट. ये आइडेंटिटी क्राइसिस का एक कॉन्सेप्ट है जो जेम्स मार्सिया ने दिया था. तो एक्चुअली इरेक्सन ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ था और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि ये दो चीज़ें बताई, दो वेरिएबल्स जिसके बेसिस पे जो है हम आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं. तो एक तो होता है क्राइसिस एक्सप्लोरेशन और एक होता है कमिटमेंट. यानी आप कितना व्हाट यू वांट टू अचीव एंड व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ कमिटमेंट. सो यहाँ पे अगर इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर आपको दिया हुआ है कमिटमेंट्स विच इज़ लो कमिटमेंट एंड हाई कमिटमेंट, एंड हेयर यू हैव गिवन द लो क्राइसिस और हाई क्राइसिस या लो एक्सप्लोरेशन और हाई एक्सप्लोरेशन. तो जब हमें लो कमिटमेंट होती है और एक्सप्लोरेशन भी लो होता है तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी डिफ्यूज, है ना. यानी आइडेंटिटी डिफ्यूज हो जाती है क्योंकि आपका कमिटमेंट भी लो है और आपका एक्सप्लोरेशन भी लो है. लेकिन जब कमिटमेंट हाई हो लेकिन आपको पता ना हो करना क्या है, यानी एक्सप्लोरेशन जो है वो लो है, तो यू विल गेट आइडेंटिटी फोरक्लोज. प्लीज रिमेंबर दैट, ये क्वेश्चन आता है कई बार. सो आइडेंटिटी डिफ्यूज एंड आइडेंटिटी फोरक्लोज्ड. फिर अगर हम हाई क्राइसिस की बात करें तो कॉन्सेप्ट आता है मोरेटोरियम. यानी आपकी कमिटमेंट जो है वो तो लो है लेकिन आपका एक्सप्लोरेशन हाई, मीन्स यू वांट नो व्हाट टू डू इट बट यू डोंट हैव अ कमिटमेंट ऑफ दैट लेवल. एंड व्हेन बोथ द क्राइटेरिया मीट्स एट द पॉइंट लाइक अचीवमेंट, आपकी कमिटमेंट भी हाई है और एक्सप्लोरेशन भी है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी अचीव. तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी अचीव होती है. इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है. सो यू कैन रीड फ्रॉम हेयर बट नाउ वी कैन मैच इट आउट. तो अगर आप देख पा रहे हो पहला हमारा था, पहले इसको हम ऑर्डर में लगाते हैं. सबसे पहला आया था आइडेंटिटी डिफ्यूजन, फिर आया था आइडेंटिटी फोरक्लोज, फिर था मोरेटोरियम और फिर था अचीवमेंट, है ना. तो अब इसके बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो जब हम आइडेंटिटी डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो कमिटमेंट भी लो होगा, क्राइसिस भी लो होंगे. यस, सो इट इज अबाउट, तो वो कह रहा है कि एक मिनट, दिस इज द इशू. सो आइडेंटिटी डिफ्यूजन की बात करें तो वो क्या कह रहा है कि लेट्स टॉक अबाउट. तो वो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव फर्म कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट लो है टू द वैल्यूज एंड गोल्स एंड आर नॉट एक्टिवली ट्राइंग टू रीच, ठीक है ना. तो उसके पास कमिटमेंट्स है ना ही गोल्स है. सो दिस इज अबाउट इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी डिफ्यूजन. लेट्स गो फॉर द नंबर 2, आइडेंटिटी फोरक्लोज. अब इसमें बताइए फोरक्लोज में क्या होगा, आपकी कमिटमेंट जो है वो तो हाई होंगी लेकिन एक्सप्लोरेशन लो होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो बी का अगर आप देखें, इंडिविजुअल हु हैव एक्सेप्टेड रेडीमेड वैल्यूज एंड गोल दैट अथॉरिटी फिगर हैव चूजन फॉर देम. तो यहाँ पे रेडीमेड गोल्स है, यानी आपकी कमिटमेंट जो है वो तो हाई है बट यू डोंट नो व्हाट टू डू इट, ठीक है. लेट्स गो फॉर दी सी, मोरेटोरियम. मोरेटोरियम में क्या होगा कि आपकी कमिटमेंट्स जो है वो क्या होंगी, लो होंगी, लेकिन आपको पता है कि क्या करना है. तो इंडिविजुअल हैव एक्सप्लोर एंड कमिटेड देमसेल्फ टू सेल्फ चूजन वैल्यूज एंड ऑक्यूपेशनल गोल्स, ठीक है. तो दिस इज अबाउट एंड सॉरी दिस इज अबाउट मोरेटोरियम. सॉरी, ये है आइडेंटिटी अचीवमेंट. यहाँ पे तो दोनों चीजें मिल रही है ना. ये था मोरेटोरियम का, ये इंडिविजुअल हु आर एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स इन एफर्ट टू फाइंड वैल्यूज एंड गोल्स टू गाइड देयर लाइफ. तो मोरेटोरियम में क्या होगा, you have a low commitment but you know what to do. तो this is moratorium. and D, यहाँ पे जब आप C की बात कर रहे हैं which is about identity achievement, तो आपको वहाँ पे दोनों चीज़ें पता है. you know what to explore, commitment आपकी हाई है और self chosen values के लिए, और आपकी commitments भी हाई हैं. तो यह दोनों चीज़ें जो हैं अप हैं, तो that will be identity achieved. तो on the basis of that the answer will be D, ठीक है. द आंसर विल बी डी. तो अगर आप ये एक बार फिगर को समझ लेंगे ना, दिस डायग्राम, तो यू विल एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है. नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 52. कॉग्निटिव चेंज ऑकर्स बिकॉज ऑफ. देखिए कॉग्निटिव चेंज ऑकर्स किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर वैसे कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट है और मैं इसका एग्जांपल देके समझा रही हूँ. सपोज अ पर्सन डज स्मोकिंग, ठीक है, एंड ही इज हैविंग द कन्फ्लिक्ट इन द माइंड बिकॉज ही न्यू इट द स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. हाँ, इट कैन बी कॉज द कैंसर, इट कैन बी लीड टू द कैंसर. तो वो कह रहा है कि उसके दिमाग में तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि शुड आई डू गो फॉर द स्मोकिंग बिकॉज इट गिव प्लेजर टू हिम बट इट इज ऑल्सो इंजीरियस फॉर हेल्थ. तो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन. ओके, अब उस कन्फ्लिक्ट के दो चीजें हो सकते हैं. यहाँ पे कॉग्निटिव चेंज होगा. व्हाट इज द कॉग्निटिव चेंज, ईदर इट कैन बी लाइक दैट कि वो स्मोकिंग को गिव अप कर दे, दैट इज अबाउट, ठीक है. और दूसरा हो सकता है कि वो स्मोकिंग को कंटिन्यू रखे कि वट एवर इट इज, मरना तो एक दिन है ही सबको, सो लेट्स कंटिन्यू स्मोकिंग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉग्निटिव चेंज हो रहा है. दिस इज अबाउट कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट. तो कॉग्निटिव चेंज जो है वो क्या करता है, बिकॉज ऑफ, वो होता किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट.
So answer is C, 52. Let's go to the question number 53. Which components of creativity can be measured in the picture construction activity of Torrance test of creative thinking? पहले मैं इस क्वेश्चन पे जाऊँ तो पहले एक चीज़ समझ लो, अगर हम खाली क्रिएटिविटी की बात कर रहे होते, टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट की बात नहीं कर रहे होते, तो चारों कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी. फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलुब्रेशन ऑल आर द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, बट बिकॉज इट इज अबाउट द टॉरेंस, और वो कह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है जो क्रिएटिविटी को मेजर करता है पिक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो इसका आंसर होगा दैट विल बी 1 and 4, यानी एलोब्रेशन एंड ओरिजिनलिटी. यानी वहाँ पे ओरिजिनलिटी देखी जाती है, सेम नॉर्म्स नहीं चलते सबके लिए, एंड द एलोब्रेशन इज अबाउट कि आप उसे एलोब्रेट. फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, सो आंसर विल बी 1 and 4. मैंने A.K. सिंह से टॉरेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इफ़ यू पीपल गेट टाइम प्लीज़ रीड दैट. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है. हालांकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी दिया है, फिर भी हमने ऑप्शन में चूज़ क्यों नहीं किया, तो आई टोल्ड यू कि दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, बट यहाँ टॉरेंस टेस्ट की बात हो रही है, तो टॉरेंस टेस्ट में जिस चीज़ को एलोब्रेशन में लिया जाता है, जिन चीज़ों को, वो आता है एलोब्रेशन एंड ओरिजिनलिटी. ठीक है, दिस इज़ अबाउट, तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 54. यहाँ पे कुछ फिनोमिना दिए गए हैं और उनके साइकोलॉजिस्ट दिए गए हैं. इसमें से कुछ तो बहुत ही ईजी हैं विच यू कैन मैच इट आउट, जैसे स्टीम नीड्स, तो आपको पिरामिड पता है अब्राहम मास्लो का, सो यू कैन ईजिली मैच इट कि डी जो है 1 से हो गया. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेंस ऑफ पावरलेसनेस, तो इसका आंसर है रोलो में. ठीक है, एंड बिकमिंग वन सेल्फ दैट इज रिलेटेड कार्ल रोजर्स, एंड स्टीम नीड्स में बता चुकी हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द आंसर विल बी ए. ठीक है, एंड दिस इज अबाउट, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 55. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ना, वैसे इन्होंने यूजीसी ने डिक्लेरेटिव मेमोरी दिया, मेरे हिसाब से इसका आंसर सिमेंटिक मेमोरी होना चाहिए. मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, पर एक बार पढ़ लेते हैं. द मेमोरी विच कंटेन्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड. अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये ग्राफ देख रहे हैं आप, LTM यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट होते हैं, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक. तो एपिसोडिक मेमोरी वो होती हैं जो आपके लाइफ इवेंट से रिलेटेड होती हैं, विच इज इन कॉन्शियस थॉट, एंड सिमेंटिक मेमोरीज वो होती हैं विच इज रिलेटेड टू फैक्चुअल नॉलेज. ओके, दिस इज अबाउट. और अगर आप बात करें नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी की, तो दीज आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, प्रोसीजरल मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, फ्रेमिंग. प्रोसीजरल मेमोरी यानी आपके जो अनकॉन्शियस थॉट हो गए, जैसे आपके बेसिक हैबिट, स्किल्स वगैरह जो हो गए. फ्रेमिंग मतलब जो आपके पहले की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको न्यूअर इन्फॉर्मेशन बनाने में हेल्प कर रही हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग. एंड क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो देयर. तो आप देख रहे हैं यहाँ सिमेंटिक इज पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव, और फैक्चुअल की बात कौन कर रहा है, सिमेंटिक. तो इन्होंने बिगर पिक्चर को आंसर दे दिया डिक्लेरेटिव मेमोरी, बट मेरे हिसाब से इसका अगर सिमेंटिक नहीं होता देन द डिक्लेरेटिव मेमोरी इज द करेक्ट वन. प्रोसीजरल और एपिसोडिक तो नहीं होगा, क्योंकि एपिसोडिक इज अबाउट योर लाइफ इवेंट्स एंड प्रोसीजरल इज अबाउट द स्किल्स एंड हैबिट्स, तो दिस इज आर नॉट. और वैसे भी प्रोसीजरल इज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी. ठीक है, लेकिन जब आप डिक्लेरेटिव मेमोरी ऑप्शन में दे रहे हैं तो आपको सिमेंटिक मेमोरी नहीं देना चाहिए, तो आंसर शुड बी, वैसे तो इसका आंसर ए होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू यूजीसी बी, सो आई एम गोइंग विद दैट. तो आप ये देख लीजिएगा, एंड इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे दी है, तो आप एक बार अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. प्लेइंग चेस रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी. जाहिर सी बात है, यू नो दैट चेस requires higher level of cognitive strategy and winning any game needs ability and tricks. किसी भी गेम को जीतने के लिए हमें एबिलिटी और ट्रिक्स चाहिए होती हैं. बात दोनों सही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि चेस के बारे में ये बात कर रहा है, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट द एक्सप्लेनेशन, तो आंसर विल बी बी. दिस इज द आंसर. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 57. व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ वर्चूज़. तो यहाँ पे कुछ वर्चूज़ की बात हो रही है, जैसे ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम. ये जो इरिक्सन है ना, साइको सोशल स्टेजेस दी थी उन्होंने 8. तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जो 0 to 18 ईयर्स होता है वो इन्फेंसी की एज होती है, जिसमें बच्चा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट सीखता है. अगर उसको ठीक से उसका ध्यान रखा जा रहा है तो उसके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है, और नहीं रखा जा रहा तो मिसट्रस्ट. और इसका वर्च्यू क्या डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड होप, है ना, पेरेंट्स से एक होप होना. फिर आपका आता है ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम, जो 18 मंथ्स to 3 ईयर्स होता है, एंड इट इज़ द अर्ली चाइल्डहुड, एंड इसे टॉयलेट ट्रेनिंग होती है इसमें. और यहाँ पे पैदा होती है विल, यानी अपनी इच्छाएं जताना कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, बच्चा शुरू कर देता है ना. एंड इसके बाद आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 to ईयर्स to 5 ईयर्स, वो चलना फिरना सब कुछ अपने, अब वो पर्पस ढूंढता है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्री स्कूल एज, एंड दिस इज अबाउट द एक्सप्लोरेशन. तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा होता है, और यहाँ पे वर्च्यू होता है पर्पस. एंड द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियरिटी. तो वो यहाँ ये स्कूल एज हो जाती है, यानी वो अपनी कॉम्पिटेंसी को देख रहा होता है कि व्हाट हिज कॉम्पिटेंसी टू डू द थिंग्स. एंड नेक्स्ट अबाउट द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. सो दिस इज अबाउट
to 21 years adolescence, and this is about social relationship, fidelity, वफादारी या loyalty, ठीक है. And intimacy versus isolation, it is about the like intimate relationship. तो यहाँ पे या तो intimacy होगी अगर शादी वगैरह हो गई, if the person has a partner, otherwise he'll isolated. And here is the virtue is love. Now generativity versus stagnation, this is about work and parenthood, and here is the virtue is care. Integrity versus disappear, and the last one is the wisdom. तो अब इसके बेसिस पे अगर आपको पता चल जाए होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंसी, फिडेलिटी, लव, केयर एंड विजडम, तो आप इसके बेसिस पे ऑप्शन लगा सकते हैं. देखिए होप आएगा, फिर विल पावर आएगी, फिर पर्पस, फिर कॉम्पिटेंसी. तो देख लेते हैं होप, विल, पर्पस एंड कॉम्पिटेंसी चारों एक साथ हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर विल बी ए. ठीक है, बाकी कोई हो भी नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले होप है और कहीं पे भी होप पहले नहीं है, तो ऑल द थ्री आंसर्स विल बी एलिमिनेटेड. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. अब पहले हम समझते हैं व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, उसके बाद जाएंगे. देखिए देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स इन स्किज़ोफ्रेनिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं विच मीन्स प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, यानी ऐसे बिहेवियर प्रेजेंट हो जाए जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जैसे हेलुसिनेशन हो गया, डिल्यूजन हो गया. और नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं एब्सेंस ऑफ हेल्दी बिहेवियर, यानी जो हेल्दी बिहेवियर प्रेजेंट होने चाहिए वो एब्सेंस हो जाए उनका. तो अगर हम पॉजिटिव बिहेवियर की बात करें तो उसमें आता है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट एंड बिजार बिहेवियर. तो हेलुसिनेशन में क्या हो गया, इल्यूजरी परसेप्शन, यानी कि मोस्टली सेंसेस से कुछ अजीब से साउंड्स आना, स्पेशली ऑडिटरी होता है ये. और डिल्यूजन में आपके आते हैं इल्यूजरी बिलीव्स, यानी फॉल्स बिलीव्स, स्पेशली प्रोसिक्यूटरी, है ना. एंड डिसऑर्गेनाइज थॉट एंड नॉन सेंसिकल स्पीच, तो इस थॉट जो होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, स्पीच जो है वो नॉन सेंसिकल हो जाती है, एंड बिजार बिहेवियर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव सिम्टम्स, फ्लैट अफेक्ट, नो इमोशन शोइंग इन द फेस, तो यहाँ पे एकदम फ्लैट अफेक्ट होते हैं, कोई भी इमोशंस नहीं दिखते. रिड्यूस सोशल इंट्रैक्शन खत्म हो जाता है लोगों से. एंड एनाडोनिया, नो फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, किसी भी चीज़ में एन्जॉयमेंट ना पाना. एंड अबोलिशन यानी लेस मोटिवेशन, इनिशिएटिव, फोकस ऑन टास्क. एंड अलोगिया यानी स्पीकिंग लेस. एंड कैटाटोनिया यानी एक ही पोज में वो कहीं टाइम तक खड़े रहते हैं, अजीब से पोज में. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैटाटोनिया. तो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स. अब वो यही पूछ रहा है कि नेगेटिव सिम्टम्स क्या है. तो देखिए अभी हमें हेलुसिनेशन पड़ा, वो किसका पार्ट था, पॉजिटिव, तो दिस विल बी एलिमिनेटेड. ठीक है, तो वन तो हो गया. इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि असोशियलिटी एंड अपैथी, एनाडोनिया एंड पॉवर्टी ऑफ स्पीच. एनाडोनिया हमने कहाँ पे पढ़ा, वी हैव रेड हियर एनाडोनिया, दिस इज अ नेगेटिव सिम्टम्स. तो यानी ये वाला पार्ट इसका होगा. तो 3 विल बी द पार्ट और 3 विल बी द पार्ट. तो ये वाला ऑप्शन हो गया और ये ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि 1 नहीं था. नाउ वी हैव 2 एंड 3 एंड 3 एंड 4. पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड डिल्यूजन, और डिल्यूजन हमने कहाँ पे पढ़ा है, दिस इज वी हैव रेड इन द पॉजिटिव सिम्टम्स. तो ये भी एलिमिनेटेड हो जाएगा. सो विच ऑप्शन इज द लेफ्ट, तो दिस इज अबाउट सोशलिटी एंड अपैथी, यानी 2 and 3 आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. गॉट इट. लेट्स गो फॉर दी, तो ये आप ध्यान से अगर समझ लेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट. Next, go for the question number 59. A competent and a well-performing female middle-level manager did not consider herself as suitable for the position of senior manager, thinking that females are not suitable for such higher position. This is a typical example of एक बहुत ही competent मतलब और well-performing female middle-level manager है, वो अपने आप को एक senior manager की position पे देख ही नहीं पाती. उसका कहना है कि ये high position पे female will be not suitable, मतलब वो खुद अपने आप को उसके लायक नहीं समझती. तो ये किस फिनोमिना के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स रीड दिस फिनोमिना. देखिए द ग्लास सीलिंग इफेक्ट वो होता है जब परवेसिव रेसिस्टेंस टू द एफर्ट ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज टू रीच द टॉप रैंक ऑफ मैनेजमेंट इन द मेजर कॉर्पोरेशन. इट इज अनक्लियर एंड एग्जैक्टली हु नेम्ड द फिनोमिना, बट द टर्म was heavily used during the mid 1980s, and women who entered the workforce in large number during the late 1970 and early 1980 found themselves unable to advance beyond a certain level of management. देखिए इट्स मोर अबाउट कि जब ये 1970 और 80 के बीच में औरतों ने आना शुरू किया, मतलब दे स्टार्टेड कमिंग इन द मैनेजमेंट, कमिंग आउटसाइड फ्रॉम देयर होम टू डू वर्क. तो यहाँ पे ये फिनोमेना वैसे पता नहीं किसने दिया है, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप अपने आप को ही, वुमेन्स या कोई भी माइनॉरिटी जो होती है वो अपने आप को इस लेवल का ही नहीं समझ पाती कि वो टॉप रैंक पे जाके चीज़ें कर सकती है, बिकॉज देयर माइंडसेट हैज़ मेड इट लाइक दिस दैट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट थिंग्स. तो इसी को बोलते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट. और यहीं पे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एक औरत अपने आप को नहीं देख पा रही है. दिस इज अबाउट नॉट अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो खुद कर रही है, खुद सोच रही है ऐसा, तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो नहीं रहा. यहाँ कोई हाई मोटिवेशन नहीं है, अवॉइड फेलर, यहाँ कोई अप्रोच सक्सेस नहीं है, तो आंसर will be A. This is. Let's go for the question number 60. Just let me have a glass of water. Question number 60. Leaders who exert profound effects on
their followers and who establish special types of relationship with their followers are usually considered as। ऐसे लीडर्स जो अपने profound effects दिखाते हैं फॉलोअर्स पे, जो अपने स्पेशल टाइप्स के रिलेशंस बनाते हैं फॉलोअर्स को, उनको क्या कहा जाता है? देखिए डेमोक्रेटिक की बात तो नहीं कर रहा, नॉर्मेटिव भी नहीं है, इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म, कंसल्टेशन नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स रीड दी अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अ लीडरशिप स्टाइल दैट कैन इंस्पायर पॉजिटिव चेंज इन दोज हु फॉलो। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कौन होते हैं? जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं वो उनसे इंस्पायर होते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर जनरली एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड पैशनेट। तो ये एनर्जेटिक होते हैं, ये एंथुजियास्टिक होते हैं एंड पैशनेट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर विल बी बी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे कुछ हेमिस्फीयर इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है और उनके टास्क कंडीशन दिया है। यू नो दैट आवर ब्रेन हैज़ द 2 हेमिस्फीयर, so one is the left hemisphere and another is the right hemisphere. Left hemisphere generally is responsible for the language and the right hemisphere for the spatial and mathematical thinking and all. तो और यहाँ पे कुछ उनके बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, तो लेट्स रीड अबाउट। तो जैसे ए का दिया है दूज विच इन्वॉल्व स्पीकिंग और राइटिंग, मैंने अभी बताया कि लेफ्ट हेमिस्फीयर रिलेटिंग टू लैंग्वेज, तो दिस इज अबाउट, तो ये हो गया। फिर बी की बात करता है तो बोलता है दूज विच इन्वॉल्व यूज ऑफ हैंड इन 3 डायमेंशन स्पेसेस, क्योंकि स्पैटियल की बात करता है, इसमें बहुत वो होता है, तो दिस इज। एंड नो डिफरेंस दूज विच मिनिमाइज रिस्पॉन्स बायस, तो दिस इज अबाउट सी। एंड दूज विच इन्वॉल्व ऑल्फैक्शन, देखिए ऑल्फैक्शन इज रिलेटेड टू स्मेल, तो यहाँ पे इसमें हेमिस्फीयर का कोई रिलेशन नहीं है, तो दिस विल बी एलिमिनेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर विल बी सी, 2, 3 एंड 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिस इज 17, ये कुछ ना डिसऑर्डर्स हैं और उनके सिम्टम्स हैं। पहले इस डिसऑर्डर के बारे में बात करें, पहले ये देखते हैं कि होते क्या हैं। देखिए स्लीप डिसऑर्डर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिसोमैनियाज और एक होता है पैरासोमैनियाज। डिसोमैनियाज इज अ डिस्टर्बेंस इन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ स्लीप, यानी जब आप डिसोमैनियाज की बात करते हैं, यहाँ पे स्लीप तो हो रही है बट जो क्वालिटी और टाइमिंग ऑफ स्लीप है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन जब आप पैरासोमैनियाज की बात करते हैं, देयर इज अ डिसफंक्शन, इट इज काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर। ओके, सो एपिसोडिक नॉक्टर्नल, ये रात को जगने वाले लोग होते हैं एंड ये इवेंट्स इनके स्लीप में ऑकर होते हैं। तो जब हम डिसोमैनिया की बात करते हैं तो इंसोमैनिया एंड हाइपरसोमैनिया इज द पार्ट ऑफ दैट। तो व्हाट इज इंसोमैनिया? जब आपको आपकी जो इंसोमैनिया में क्या आता है कि नींद नहीं आती है ना, फ्रिक्वेंट अवेकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, फ्रिक्वेंट अवेकिंग ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग, नॉन रिट्रोस्पेक्टिव स्लीप, फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग रेस्टेड फुली, पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। और इसके बाद वो कह रहा है कि इंसोमेनिया डायग्नोस स्लीप डिस्टर्बेंस ऑकर एटलीस्ट 3 times a week for at least 1 month, cause either marked distress or interfere with social and occupational functioning। तो ये होता है इंसोमेनिया, यानी आपकी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात हो रही है, मतलब या तो आप टाइम पे नहीं सो पा रहे या आप सुबह उठ रहे हैं तो यू आर नॉट एबल टू फील फ्रेश, यू आर नॉट एबल टू गेट अप प्रॉपर्ली। एंड हाइपरसोमेनिया की बात करें तो इसमें एक्सेसिव नींद आती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डे टाइम स्लीप, और इसमें स्लीप अटैक्स आते रहते हैं, मतलब आप बैठे बैठे कुछ काम कर रहे हैं, फॉलिंग अस्लीप अनइंटेंशनली। और ड्रंकनेस में पर्सन नीड मच मोर टाइम टू अवेकन एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड। और नार्कोलेप्सी वगैरह भी होता है जो आरईएम स्लीप में होता है, ऑकर्स विद 10 minutes ऑफ द ऑनसेट ऑफ स्लीप, तो एकदम से बैठे बैठे सो जाना, दिस इज अबाउट। तो दीज आर द हाइपरसोमेनिया। और पैरासोमेनिया में बात होती है डिसफंक्शन ऑफ स्लीप। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफ वी रीड दैट, तो अगर आप देखो 2 ऑप्शन तो वैसे ही क्लियर है, इंसोमेनिया मतलब स्लीपलेसनेस एंड हाइपरसोमेनिया मीन्स एक्सेसिव स्लीप, तो ये तो क्लियर ही है, डू वी नो दैट, है ना। तो इफ़ यू टॉक अबाउट, तो B2 हो गया, B2 तो 2 2 में है, ठीक है। एंड D4 2 में है। अब आप बात करें डिसोमिया, इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम इन गेटिंग टू स्लीप और गेटिंग सफिशिएंट हाई क्वालिटी स्लीप, और क्वालिटी स्लीप की बात ही हमने किस में की है, डिसोमेनिया में। तो एक आंसर क्या हो गया 3, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर विल बी दैट। और पैरासोमेनिया क्या हो गया, अब नॉर्मल बिहेवियर दैट ऑकर ड्यूरिंग स्लीप, और यही हमने यहाँ पे बात करी है। सो दिस इज अबाउट, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यही हमने बात की कि पैरासोमेनिया इज अ डिसफंक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, बट व्हेन यू डिसोमेनिया इज द क्वालिटी ऑफ टाइमिंग ऑफ स्लीप, ठीक है। So this is about, now go to the next question 63, a person's self concept is partially rooted in the feedback of other people। yes, जनरली ऐसा कहा जाता है कि हम अपने बारे में वही अपने आप को वैसे देखते हैं जैसे हमें दूसरा दिखाते हैं। यस, तो फीडबैक्स हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट उसी के बेसिस पे बनाते हैं कि वी आर सच अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, है ना। सपोज इफ मोस्ट ऑफ द पीपल से यू दैट यू आर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तो यू कंसिडर योरसेल्फ दैट आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी
or an introvert personality. But what the reason they are giving, the reaction of others are based on looking glass self effect as an internalization of other reaction to self concept. जो रिएक्शंस होते हैं अदर्स जो लोगों के, वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ इफेक्ट, जो इंटरनलाइजेशन होता है अदर रिएक्शन टू सेल्फ कॉन्सेप्ट. तो एक तरीके से बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द आंसर विल बी ए. ठीक है, नेक्स्ट गो टू द क्वेश्चन नंबर 64. The anticipatory anxiety that people develop about having another panic attack is thought to arise from activity in the hippocampus of the limbic system. पहले अगर आप लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम. तो वो कहता है कि जब एंटीसिपेटरी एंजाइटी की बात करें हम, तो जब लोगों को लगता है कि उनको पैनिक अटैक आ जाएगा, ठीक है, तो वो फिर से समझिए, द एंटीसिपेटरी एंजाइटी दैट पीपल डेवलप अबाउट हैविंग अनदर पैनिक अटैक. तो ऐसी एंजाइटी जो आप लोगों को लगे कि उनको दोबारा पैनिक अटैक आने के लिए, कि मतलब दे इमेजिन दैट द पैनिक अटैक इज अबाउट टू हैपन, तो उससे एंजाइटी क्रिएट होना, थॉट टू अराइज फ्रॉम एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. तो येस, बिकॉज द लिम्बिक system is related to emotions and there is some way anxiety is connected to that. So yes, according to one theory, panic attacks arise from abnormal activity in the amygdala. और मैं अभी बता चुकी हूँ कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट जो है एमिगडाला है. देखिए दोनों थ्योरी कनेक्ट है, लेकिन दोनों थ्योरी करेक्ट है, लेकिन जो दोनों बता रहा है, लेकिन देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम. तो आंसर विल बी बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन थिंकिंग एंड लैंग्वेज. देखिए अगर आपने कहीं भी लैंग्वेज हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा हो, तो इट इज़ अबाउट सेइंग कि जो हम सोचते हैं, दैट्स जो हमारी लैंग्वेज होती है, दैट्स एक्चुअली लीड आवर थॉट्स, हमारे थिंकिंग को अफेक्ट करती है. तो यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज़ अबाउट कि ये चीज़ें होती हैं. सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि रियल थिंकिंग रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ लैंग्वेज. तो उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे द आंसर विल बी दैट कि रियल थिंकिंग जो होती है उसे रिक्वायर्स होता है द यूज़ ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, अब वो कह रहा है अ थॉट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज कैन नॉट ऑकर टू स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज. ये दिस इज लुकिंग रॉन्ग. पीपल समटाइम थिंक एज अ इमेज रादर देन इन वर्ड्स. ठीक है, लेकिन इसका थिंकिंग एंड लैंग्वेज से कोई कनेक्शन नहीं है. अ थॉट इज नेवर एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज, तो नॉट एट ऑल. इट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्रेस्ड इन अ लैंग्वेज. तो आंसर विल बी ए. Question number 66. Which of the following model accept that the more deeply information is processed, the more likely it to be retained? तो ऐसा कौन सा मॉडल है जो एक्सेप्ट करता है कि जितना आप डीपली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे उतना ही आप उसे रिटेन कर पाओगे? दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल. एंड लेट्स सी व्हाट इज दैट. तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क वर प्रेजेंटेड बाय क्रैक एंड लोकर्ट. ये इन्होंने दिया था एज एन अल्टरनेटिव टू थ्योरीज ऑफ मेमोरी दैट पोस्टुलेटेड separate stages of sensory, working and long-term memory. According to the level of processing framework, stimuli information is processed at multiple levels simultaneously. तो जो स्टिमुलस इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रोसेस होता है, वो मल्टीपल लेवल पे साइमल्टेनियसली वर्क करती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स करेक्टरिस्टिक्स. फर्दर मोर, द डीपर द प्रोसेसिंग द मोर दैट विल बी रिमेंबर्ड. जितना डीपर प्रोसेस्ड होगा उतना ही जल्दी रिमेंबर्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज और मेनी एसोसिएशन विद एग्जिस्टिंग knowledge will be associated at deeper level. Similarly, information that is being attended to receive more processing that other stimuli event. The theory also support the finding that we remind things that are meaningful to us because that require more processing rather than meaningless. तो जैसे हम एलोब्रेशन वो भी बोलते हैं एलोब्रेशन मॉडल, जिसमें हम क्या कहते हैं, जितना डीप समझेंगे किसी कॉन्सेप्ट को तो वो उतना रिटेन रहेगा. लेकिन अगर हम सरफेस लेवल को उसको हम लर्न करेंगे तो इट विल बी फॉरगेटेबल. सो दिस इज अबाउट, तो आंसर विल बी यू नो दैट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस इसी पे होता है. और ये एटकिंसन एंड सिफरन का आपको पता है कि इन्होंने मॉडल दिया था दैट इज अबाउट सेंसरी मेमोरी, एसटीएम एंड एलटीएम. ट्रेस मॉडल इज नथिंग लाइक दैट. रिट्रीवल क्यूज जो होते हैं वो एट द टाइम प्रेजेंट होते हैं. तो ये सब नहीं है, द आंसर विल बी ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67. Which of the following is the best description of Cattell's concept of fluid intelligence? पहले कैटल के दो टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. फ्लूइड इंटेलिजेंस वो होता है विच इज़ वी गेट बाय द बर्थ, जो हमें कोई सिखाता नहीं, वी लर्न इट, वी हैव इनसाइड अस. बट क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज द लर्निंग, जो हम टाइम के साथ सीखते हैं. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हमसे बात करें तो फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा कॉन्सेप्ट तरीके से बेस्ट डिस्क्राइब करता है, तो इसका आंसर
ए है वंस एबिलिटी टू रीजन स्पीडली एंड एब्स्ट्रैक्टली एंड इट टेंड्स अप टू डिक्रीज विद द एज एंड रेंज ऑफ 25 टू 35 ईयर। देखिए ये टाइम के साथ जो है डिक्रीज होता जाता है और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस टाइम के साथ बढ़ता जाता है, सॉरी टाइम के साथ जो है इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सॉरी वेयर इट इज, हाँ, सो ये टाइम के साथ जो है घटता जाता है, तो यही बात कर रहा है, तो आंसर विल बी ए। तो यहाँ पे ये नहीं है वंस एबिलिटी टू रीजन स्पीडली एंड एब्स्ट्रैक्टली एंड इट टेंड्स टू इंक्रीज विद द एज, तो ये इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। दिस इज नॉट अबाउट जो पहले ऑप्शन में आ गया। स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज होती हैं, दैट इज अ पास्ट ऑफ क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। एंड वो कह रहा है कि एवरी टास्क इंटेलिजेंट टेस्ट एंड इंक्रीज विद द एज इन द रेंज ऑफ 5 to 15 ईयर्स, नो। एंड यहाँ पे बात कर रहा है विच आर मेजर्ड बाय एवरी टास्क इन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड डिक्रीज विद द एज इन द रेंज ऑफ, तो नो इट्स नॉट। यहाँ पे कोई भी, वैसे भी दोनों के इंटेलिजेंस में ना कोई स्पेसिफिकली एज डिफाइन नहीं है, बट एज पर दैट कि शुरू के फर्स्ट हाफ में जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो इंक्रीज होता है और उसके बाद डिक्रीज होने लगता है, जबकि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एंड इट गो लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मैनी एम्पूटीज एक्सपीरियंस। देखिए एम्पूटेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी शरीर का कोई पार्ट काट दिया जाए, ठीक है। सपोज द बॉडी ऑफ सम ऑफ द पार्ट इज नॉट वर्किंग, सो इट कैन बी एम्पूटेड। सो एम्पूट्यूट्स एक्सपीरियंस फैंटम लिम्ब सिंड्रोम वेयर दे कंटिन्यू टू फील द मिसिंग लिम्ब आफ्टर सर्जरी। तो जो फैंटम लिम्ब होता है, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो उसको कटने के बाद भी यू फील दैट इवन आफ्टर सर्जरी, ठीक है। एंड द इमेज ऑफ वंस बॉडी बाउंड्रीज कंटिन्यू टू फंक्शन इवन आफ्टर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिमूव, और कई टाइम तक वो पार्ट काम करता रहता है, मतलब वो जस्ट ट्राई टू फंक्शन बिकॉज इट इज हैबिचुअल टू दैट, है ना। तो येस बोथ, ये पढ़ा भी होगा, तो दिस इज अबाउट बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 69, a person who excels in zeroing in what information is crucial in a given situation combining seemingly unrelated facts is high on। देखिए पहली बात, ये तीनों कंपोनेंट जो हैं ये स्टर्नबर्ग थ्योरी के कंपोनेंट्स है, पहले वो देखते हैं। स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन्होंने 3 पार्ट दिए थे, कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी एंड कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। तो इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, इट इज टॉक अबाउट द एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें आप मेटाकॉग्निशन की बात करते हैं, और व्हेन यू टॉक अबाउट मेटाकॉग्निशन इट इज अबाउट टॉकिंग योरसेल्फ। And when you talk about the experiential, this is about the creative intelligence, experience from higher familiar tasks. And the contextual theory यानी practical intelligence, adaptation to the environment and shaping an environment, this is about. तो experiential sub theory, creative intelligence, experience from higher familiar tasks, this is about. सो दिस इज अबाउट टू हैपन। सो यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेरिमेंटल की, क्योंकि इट इज़ अबाउट टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब तुम ही देखो कि यहाँ तो ना तो ये अपने बारे में बात कर रहा है मेटा, और कॉन्टेक्चुअल के बारे में क्या है, दैट इज़ अबाउट कि आप एनवायरनमेंट की बात करें, जबकि ये फैमिलर बता रहा है कि जीरोइंग ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल इन गिवन सिचुएशन कंबाइनिंग सीमिंगली अनरिलेटेड फैक्ट्स, ठीक है। तो दैट इज टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी। सो दिस इज अबाउट, द ऑप्शन विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 70, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाइन एक्यूरेट। अच्छा ये क्वेश्चन जो है डिडक्ट हो गया है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, यूजीसी ने इसको डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 71, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है कि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट रेगुलेट्स अदर ग्लैंड्स। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो आंसर विल बी। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी नर्वस सिस्टम को कर रहा है, नहीं, इट कंट्रोल्स द थिंकिंग एंड अमाउंट ऑफ बॉडी ग्रोथ, नॉट एट ऑल। और वैसे भी थायराइड का काम होता है, एंड इट प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, नो। सो आंसर विल बी बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफ्टन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स सेवरल अदर हार्मोन्स ग्लैंड इन योर बॉडी इंक्लूडिंग द थायराइड, एड्रेनल्स एंड वेरीज एंड टेस्टिकल्स। तो ये करता है, इसलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब यहाँ पे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म डिफर रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जो है वो किस बेसिस पर डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन ऑफ सेल्फ। इसको पहले पढ़ते हैं क्या होता है ये। तो ओ माय गॉड, आई हैवंट गिवन, आई थिंक, सॉरी आई मिस दैट। तो ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन ऑफ सेल्फ,
ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन ऑफ सेल्फ की बात हो रही है। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेल्फ ट्रांसेंडेंस कुड बी कंसिडर द नेग्लेक्टिंग यंगर शिबलिंग्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का यंगर शिबलिंग कहा जा सकता है। ये इन्होंने हिंदुइज्म बुद्धिज्म ने बात की है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हैज बीन अराउज फॉर क्वाइट अ वाइल एंड वाज वेल नोन फॉर इट्स बेस्ड ऑन टॉप ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड एट फर्स्ट एनीवे मोर ऑन देन लेटर, है ना। तो दिस इज अबाउट, इसका आंसर जो है वैसे कि आप किस बेसिस पर डिफर करेंगे तो आंसर विल बी डी। एंड द क्वेश्चन नंबर 73, in recent version of the 16pf 5th edition, the second order factor analysis of 16pf scale is reporting yielding 5 second order factors। तो देखिए 16pf जो है वो किसके बेसिस पे बना है, 5th एडिशन जो है जिसमें सेकेंड ऑर्डर फैक्टर दिया था, जिसमें आप 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को मेजर करते हैं, तो वो रिपोर्टेडली 5 सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स थे यील्डिंग दैट एंड दे रेफर टू एज अ ग्लोबल फैक्टर। तो बिग 5 तो आपको पता है ओशन है, दिस इज अबाउट ओशन। यूनिवर्सल पर्सनालिटी फैक्टर्स नहीं है, 5 फैक्टर नहीं है, आंसर इज द ग्लोबल फैक्टर्स। एंड 16pf का एक्सप्लेनेशन दिया है कि इट इज़ अ सोर्स, इट इज़ अ बेस्ड ऑन द सोर्स ट्रेट। तो कई बार पूछा जाता है कि इट इज़ ऑन 16pf इज बेस्ड ऑन विच ट्रेट्स ऑफ रेमन कैटल, दैट इज अबाउट सोर्स ट्रेट। एंड 93 में एज बीइंग मेन सेट ऑफ द फैक्टर वेयर अ पर्सन कैन बी क्लासिफाइड, और इसके बेसिस पे पर्सन को क्लासिफाइड। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है, नॉट अ क्लिनिकल पॉपुलेशन। एंड दीज वर ड्राइव फ्रॉम अ एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनिशियली 18,000। तो इतने सारे वर्ड्स उन्होंने लिए थे और उसमें से 4500 दे हैव विटल डाउन एंड देन अबाउट 171 एंड इवेंचुअली 16। देख रहे हैं कहाँ से शुरू हुआ, 1800 से 45 पे आया, 4500 पे फिर 171 पे एंड 16pf देन फॉर्म्ड इट। दिस इज अबाउट, सो दिस इज एंड आंसर विल बी, इसका आंसर ग्लोबल फैक्टर्स है। लेट्स टॉक अबाउट द 74। इन अ मेज लर्निंग एक्सपेरिमेंट, rates who were reinforced from the beginning and those which are not reinforced until the 11th day of the experiment did not show any difference in learning and performance। yes, तो जब मेज लर्निंग एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें जो रेट्स थे उनको रीइंफोर्स किया गया बिगनिंग को, और जिनको रीइंफोर्स किया गया 11 दिन बाद उनमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया इनकी लर्निंग और परफॉर्मेंस में। एंड रीजन बिहाइंड ऑफ दैट, इट इज़ पॉसिबल दैट फॉर लर्निंग टू रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम बिफोर इट इज़ मैनिफेस्टेड इन बिहेवियर। तो इसका रीज़न दैट कुड बी पॉसिबल कि जो लर्निंग है वो रिमेन रही डॉर्मेंट तक, एंड दैट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर इट मैनिफेस्टेड इन बिहेवियर। सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे कुछ स्ट्रेस रिलेटेड टर्म दिए हैं एंड विच इज़ टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विच इज़ वेरी इजी। तो पहले तो आप ये मेन 2-3 वर्ड समझ लीजिए कि फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब आपके किसी गोल में या किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें ब्लॉकेज आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेस इज हैविंग अ नॉर्मल ऑब्स्टिकल्स इन द लाइफ एंड यू स्ट्रेस मीन्स होता है विच इज़ पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी एक्साइटमेंट का जो स्ट्रेस होता है, यू आर अचीविंग समथिंग बट यू हैव अ स्ट्रेस टू अचीव दैट, और उसको मज़े में एक एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट में स्ट्रेस है, दैट इज़ कॉल्ड यू स्ट्रेस। एंड डिस्ट्रेस मीन्स विच इज़ अ नेगेटिव काइंड ऑफ, सो लेट्स मैचेस। तो स्ट्रेस सिचुएशन दैट चैलेंज कोपिंग, है ना, तो कोपिंग्स आपकी शुरू हो जाती है सिचुएशंस वैसी। बी फ्रस्ट्रेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्स्टिकल्स आ जाए उसके बीच में, है ना, यानी ब्लॉकेज हो जाए। एंड यू स्ट्रेस इज रिलेटेड टू इवेंट्स लाइक कॉम्पिटिशन, बिकॉज व्हेन यू हैव अ कॉम्पिटिशन यू विल हैव दी लाइक एनर्जेटिक, इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रेस। एंड डिस्ट्रेस ट्रेजेटिक सर्कमस्टांसेस लाइक फ्यूनरल्स, तो किसी की डेथ वगैरह का, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। तो ऑन द basis of the answer will be B. So this is about, and this paper is finished now and I am going to start the new paper in the new video. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.